गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, मेरा नाम असनाद अहमद खान है और मैं आप लोगों को आज बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, जीव विज्ञान। ठीक है, तो देर न करके हुए स्टार्ट करते हैं। तो जीव विज्ञान में जो यूपी का जो पाठ्यक्रम है सिलेबस, उसमें जो पहला इकाई है, पहला चैप्टर है, वो है जनन। जीवों में जनन क्या है? जीवों में जनन। अब जीवों में जनन के अंतर्गत जो टॉपिक है वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पहला पॉइंट है कि जनन। तो जनन क्या होता है, पहले तो ये जान लें। जीवों में जनन, तो जीवों में तो जनन बाद में होगा, पहले हम ये जान लें कि जनन होता क्या है। तो जीवों में एक लक्षण है जो सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है। जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है। जो संतान उत्पन्न करती है वो उसके आकार में छोटी होती है, उसको हम बोलते हैं जनन। इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक, हमें यहाँ जो चीज हमने लिखी है समय बचाने के लिए लिखी है और हम इसको जो है कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन या जनन मतलब जीवों में अपने समान और अपने से आकार में छोटी संतान उत्पन्न करने की क्षमता या प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जनन। अर्थात अपनी जाति के नए सदस्य को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब बात यह आती है कि हर जीव जो सजीव है उसमें जनन की प्रक्रिया क्यों आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मनुष्य हो या और भी चीजें हैं, हम उदाहरण मनुष्य करेंगे कि अगर एक मनुष्य जो है संतान उत्पत्ति ना करे तो वो पूरी की पूरी जाति ही इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएगी। अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? जनन। अगर हम जनन की प्रक्रिया जीवों में लक्षण ना हो तो वो जाति विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे शेर है, शेर अगर संतान उत्पत्ति ना करे तो वो फिर क्या होगा? विलुप्त हो जाएगा, उसकी जाति खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो जीवों में अपने समान आकार में छोटी संतान उत्पन्न करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? दूसरा जो पॉइंट है वो है जीवन अवधि। तो जीवन अवधि क्या कहलाती है? कोई जीव जब किसी दूसरे जीव, अपने समान जीव को जन्म देता है तो उसके जन्म से, कहां से? जन्म से मृत्यु तक का जितना टाइम पीरियड है या जितनी समय अवधि है उसको क्या कहते हैं? जनन अवधि। या इसको हम दूसरी भाषा में जीवन काल भी कह सकते हैं। जीवन काल क्या कह सकते हैं? एक जाति की जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि क्या कहलाती है? जनन अवधि। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मनुष्य की औसतन जो जीवन अवधि आज की डेट में मानी जाती है वो 60 साल मानी जाती है। ऐसे आम की जो जीवन काल या जीव जनन अवधि है वो 300 वर्ष की है और पीपल की लगभग 2000 वर्ष। ठीक, अब जनन में एक चीज और जानते हैं कि जो जनन की प्रक्रिया होगी, जनन की जो प्रक्रिया है इसमें क्या होगा? जनन में कुछ तो ऐसी चीजें होती हैं जो मात्र या ऐसा कह सकते हैं, जो जनन में ऐसी प्रक्रिया जो एक जीव अपने संतान को देता है, वो क्या देता है? वो देता है लक्षण। ठीक है, अब वो क्या देता है? लक्षण। फॉर एग्जाम्पल, अगर मनुष्य की जो संतान है तो क्या उसमें मनुष्य के ही लक्षण होंगे या जानवर के लक्षण हो जाए? फॉर एग्जाम्पल गाय के लक्षण आ जाए या शेर के लक्षण आ जाए? ऐसा नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि जनन में कुछ तो संतान में ऐसा कह सकते हैं मात्र से या मातृ कोशिका, ऐसा मातृ कोशिका से संतति हो सकती है। या जीव से संतान में, जीव से संतान में जो चीज
पहुंचती है वो मुख्य रूप से है आनुवांशिक पदार्थ। क्या है? आनुवांशिक पदार्थ, या कुछ को लिख सकते हैं हम डीएनए, या जीन भी लिख सकते हैं, जो भी चलो। आनुवांशिक पदार्थ जीन या डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। ये आनुवांशिक पदार्थ और डीएनए ही डिसाइड करता है कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जनन के प्रकार। तो जनन कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से जनन दो प्रकार का माना जाता है, अलैंगिक और लैंगिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक और जनन है जो मुख्य रूप से पौधों में पाया जाता है, उसको बोलते हैं क्रायोजनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें भी दो पार्ट है, एक नेचुरल और एक कृत्रिम। हम इनको अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो ये टॉपिक को हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन, तीसरा लैंगिक। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, अलैंगिक जनन को। अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन की जो मुख्य एक विशेषता है वो ये है कि अलैंगिक जनन में एक ही अलैंगिक जनन की बात चल रही थी। तो अलैंगिक जनन में एक ही जनक होता है, एक ही जनक। ये चीज समझ में आई? देखो ऐसा होता है, इसको हम दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। एक होता है एक ही जनक, इसको बोलते हैं दो जनक। दो जनक समझ लो। दो जनक में एक होता है नर, एक होता है मादा, यानी ये मेल हो गया, ये हो गया फीमेल। ठीक, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जनक कितने होते हैं? दो जनक। जनक होते हैं दो। कितने? दो जनक। और इसमें एक ही जनक होता है। ठीक है, इसमें एक जनक, इसमें दो। और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लो ये एक जनक है, ये जनक हो गया, ये हो गया संतति। एसेक्सुअल अलैंगिक जनन में एक ही जनक होता है। इसमें नर और मादा यानी मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते, एक ही जनक होता है। और एक ही जनक से जो संतति उत्पन्न होती है उनमें, इनमें और उनमें एक फर्क होती है, एक समानता पाई जाती है कि इनका जो आकार होगा, इनका संतति का जो आकार होगा वो जनक के समान होता है। कैसा होता है? जनक के समान। जो जनक सेल है या जनक कोशिका भी कह सकते हैं, जनक सेल जो संतति होती है उनका और इनका आकार एक सा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें डीएनए की संख्या होती है, इनमें और इनमें बराबर होती है। डीएनए की संख्या इनमें और इनमें बराबर होती है। दूसरा पॉइंट, जो डीएनए होता है, जनक का डीएनए संतति का डीएनए सेम होता है और डीएनए ही डिसाइड करता है कि कोई भी संतान कैसी होगी, वो अपने जनक के समान होगी या अलग अलग होगी। ठीक है, तो इसका एक सबसे महत्वपूर्ण है कि दो पॉइंट है। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि एक ही जनक होता है और इस जनक से जो संतान उत्पन्न होती है या संतति होती है वो हूबहू कैसी होती है? जनक के समान। अर्थात इसको हम क्लोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतति को क्या बोल सकते हैं? क्लोन। क्लोन मतलब हूबहू किसी की फोटोकॉपी। ठीक, बात करते हैं अलैंगिक जनन की। इसमें क्या होता है कि नर और मादा दो अलग अलग जनक होते हैं। इसमें नर और मादा, इसका डीएनए अलग होता है और इसका डीएनए अलग होता है। जब दोनों का डीएनए अलग अलग होता है, ये बनाता है नर युग्मक, जिसे हम
स्पर्म शुक्राणु बोलते हैं, स्पर्म इसको बोलते हैं युग्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जनक होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, यानी एक नर और मादा। और इस संसार में कोई भी दो व्यक्तियों का डीएनए समान नहीं होता है। ठीक है, इस संसार में कोई भी दो व्यक्तियों का डीएनए समान नहीं होता है, इसलिए इनसे जो उत्पन्न संतान होती है वो हूबहू ना तो इसके जैसी होती है ना इसके जैसी होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें जनक एक में दो है, दोनों के डीएनए कैसे हैं? अलग अलग, इसलिए इनकी जो संतान होती है वो हूबहू इनके जैसी नहीं होगी, इसलिए ये क्लोन नहीं कहलाते। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनक के समान ही संतति होती है, उसका डीएनए दोनों समान होता है, इसलिए क्या कहलाते हैं? क्लोन। हूबहू एक दूसरे के जैसे होते हैं। अब ये युग्म जाइगोट बनाता है, यहां से संतति बनती है। क्लियर? फिर जान लेते हैं एक बार पूरा जनन क्या कहलाता है। जीवों में अपने समान या अपने से छोटे आकार के संतान उत्पन्न करने की जो प्रवृत्ति है वो कहलाती है जनन। ठीक है, जनन अवधि किसी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक की समय अवधि कहलाती है जनन अवधि, या इसको हम बोलते हैं जीवन काल। जनन कितने प्रकार का होता है? जनन 3 प्रकार का होता है, मुख्य रूप से 2 लेकिन 3 प्रकार का होता है। एक वेजिटेटिव या कायिक जनन होता है, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन, तीसरा लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कायिक जनन में 2 टाइप से होता है, एक प्राकृतिक नेचुरल, एक कृत्रिम आर्टिफिशियल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है अलैंगिक जनन, इसकी विशेषता यह है कि इसमें एक जनक होता है और एक जनक से जो संतान उत्पन्न होती है वो इसी के समान हूबहू होती है, उसको हम बोलते हैं क्लोन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसमें 2 जनक होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, नर और मादा। इसका डीएनए अलग होता है, इसका डीएनए अलग होता है। नर बनाता है नर युग्मक, मादा बनाता है मादा युग्मक। इन दोनों को, नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु। इसमें इसको स्पर्म बोलते हैं, इसको ओवा। इन दोनों के फ्यूज से क्या बनता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है तो बनता है युग्मक या जाइगोट, दोनों को मिश्रण से। फिर ये जो जाइगोट जो है डेवलप होकर क्या बनाता है? संतति या संतान। इन दोनों के समान इस हूबहू नर और मादा से मिलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर और मादा से जो संतान उत्पन्न होती है वो हूबहू इनके समान नहीं होती। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने तीनों पार्ट पढ़े, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार के लैंगिक जनन। ठीक है, तीनों प्रकार के हमने जनन के बारे में पढ़ा। हम पढ़ने जा रहे थे अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो अलैंगिक जनन होता है वो 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से। पहला है द्विभाजन, बीजाणु जनन द्वारा, विभाजन द्वारा, मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा और खंडन द्वारा। अब एक एक को, इसके एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, यूलोथ्रेक्स हो गया, एस्परजिलस बीजाणु जनन के लिए। मुकुलन के लिए यीस्ट है, पेनिसिलियम है। खंडन में बैक्टीरिया है, क्लोरोफोरा है, स्पाइरोगायरा है। और कलिका के लिए फ्यूमिल। ठीक है, एक एक करके ध्यान दें। द्विभाजन क्या होता है? द्विभाजन होता है जैसे ये एक रैंडम आकृति है अमीबा की। इसमें क्या होगा? ये 20 से 2 हिस्सों में टूट जाएगा। ठीक है, ये एक था, एक से कितने भागों में टूटा? 2 भागों में। क्या हो गया? एक मात्र कोशिका के 2 संतति कोशिका बन गए। ये क्या कहलाया?
द्विभाजन। द्विभाजन का मतलब, भाजन का मतलब होता है बांटना, द्वि मतलब दो। यानी ऐसा जीव, एक में जीव जो है जब रिप्रोडक्शन करेगा अलिंगिक, तो क्या करेगा, वो अपने को दो भागों में बांट लेगा, तो क्या बन जाएगा, वो द्विभाजन प्रकृति द्वारा। दूसरा है बीजाणु जनन के द्वारा। बीजाणु जनन में हम देखते हैं, इसमें लिख लो, ये हो गया अमीबा, ये हो गया संतति अमीबा, संतति, ये भी हो गया संतति। दूसरा देखते हैं, इसको और छोटा बना देते हैं ताकि आप अच्छे से। दूसरा है बीजाणु जनन द्वारा। बीजाणु जनन में क्या होता है, एक जीव के अंदर बहुत सारे बीजाणु बन जाते हैं। जब ये अपनी परिपक्व मेच्योर स्टेट पे होता है, तो इसकी जो बाहरी भित्ति है वो फट जाती है, और ये बीजाणु क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। और प्रत्येक बीजाणु एक ऐसे स्थान पर जाकर, जहां वो सेट हो जाए, वहां पर जाकर नए जीव का निर्माण कर देता है। ये हो गया बीजाणु जनन द्वारा। मुकुलन में क्या होता है, मुकुलन में एक आकृति है, इसका ये पार्ट हम क्या करें, या इसको कैसे मान सकते हैं, ऐसे में ये पार्ट जो होगा किसी जीव का, ये पार्ट अलग हो जाएगा, और ये अनुकूल परिस्थिति पर आने पर एक नया जीव का निर्माण कर देगा। ठीक है, आया समझ में। अगला जो पार्ट है वो है खंडन। खंडन में क्या होता, जैसे स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा के जीव के हर एक टुकड़ा अलग अलग हो जाता है, ठीक है। खंडन में क्या हुआ, खंडन होता है विखंडन या खंडन वाले टुकड़ा, एक जीव के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं, और हर एक टुकड़ा नए जीव को निर्माण करता है। ये हो गया खंडन विधि द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जननकायिक विधि द्वारा, खंडन विधि द्वारा। ठीक है, इसके हर एक टुकड़ा क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। चौथा है कलिका, या इसको बड भी कहते हैं। आधार पर इसकी कली को हम लगा देते हैं ऐसे, ये एक नए जीव का। ठीक, बाकी जो है इसके आगे जो अगला पार्ट है वो होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये जो दो पार्ट बताए गए थे, एक पार्ट था प्राकृतिक, दूसरा पार्ट था